नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने भौगोलिक चिंतन के इतिहास में भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भूगोल की अभिनव प्रवृत्तियाँ, यानी भूगोल में कौन कौन सी नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियां, यानी भूगोल में कौन कौन सी नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, कौन सी प्रवृत्तियां भूगोल में विकसित हुई हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना एक दर्शन होता है, अपनी एक फिलोसफी होती है कि वह किस प्रकार अपनी विषय वस्तु का अध्ययन करेगा और किस चीज पर आधारित अध्ययन करेगा। तो प्रत्येक विषय का अपना दर्शन होता है और उसी दर्शन के आधार पर क्या है, अनुसंधान होता है। दर्शन के आधार पर उस विषय में क्या होता है, अनुसंधान। यानी किसी भी विषय की जो विषय वस्तु होती है वो एक विशेष दर्शन पर आधारित है और उसी दर्शन के आधार पर उस विषय में अनुसंधान की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस विषय का अनुसंधान होता है। अब दर्शन जो है उससे जो विधि तंत्र होता है, यानी किस प्रकार विषय का अध्ययन किया जाए, विधि तंत्र। विधि तंत्र है वह दर्शन से निकटतः संबंधित होता है। यानी किसी भी विषय है का जो आधार है वो दर्शन, किसी भी विषय का आधार होता है और उसी दर्शन के आधार पर क्या है, अनुसंधान किया जाता है। और विधि तंत्र जो है वो दर्शन से पूर्णतः निकटतः क्या होता है, संबंधित होता है। यानी निकट का संबंध किसी भी विषय का अपने विधि तंत्र के साथ, दर्शन के साथ विधि तंत्र का निकट संबंध होता है। विधि तंत्र यह स्पष्टीकरण देता है, यानी विधि तंत्र है उसका कार्य क्या है, विधि तंत्र यह स्पष्टीकरण देता है कि हमने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, तार्किक स्पष्टीकरण, यानी विधि तंत्र का कार्य क्या है, ये दर्शन से निकटता संबंधित है और हमारा जो तर्क है, अनुसंधान के विषय में जो हम तर्क प्रस्तुत करते हैं उसका स्पष्टीकरण ये करता है कि हमने जो तर्क प्रस्तुत किया है वह कितना तार्किक है। हमने जो तर्क अपने विषय के संबंध में जो प्रस्तुत किया है, अपनी विषय वस्तु के संबंध में जो तर्क प्रस्तुत किया है वह कितना तार्किक है। यानी तार्किक स्पष्टीकरण करने का कार्य किसका होता है, विधि तंत्र जो होता है वह तार्किक स्पष्टीकरण करता है। अब कोई भी जो भौगोलिक विचारधारा होती है वह विद्यमान दार्शनिक दृष्टिकोण से अंतःक्रिया करती है। यानी जिस समय में हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं उस समय जो दार्शनिक दृष्टिकोण विद्यमान होते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण जो विद्यमान होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करते हुए दृष्टिकोण है वो किसी परिणाम तक पहुंचते हैं। यानी जो दार्शनिक दृष्टिकोण उस समय में विद्यमान होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया होती है विधि तंत्र की, तार्किक स्पष्टीकरण की, और किस पर पहुंचा जाता है, परिणाम पर पहुंचा जाता है। यानी विषय में जैसा दर्शन उस समय मान्यता, जिस दर्शन की मान्यता है, जिस प्रकार की, जैसे आगे इसमें पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद है, व्यवहारवाद है, आचरणवाद है, ये जो चीजें पढ़ेंगे तो यानी कौन सा दर्शन उस समय ज्यादा प्रभावी है, उसी यानी विद्यमान दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर हम अपना जो विधि तंत्र है, अपना जो अनुसंधान है उसके परिणाम तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार
अनुसंधान का जो तार्किक स्पष्टीकरण है वो विधि तंत्र करता है और हम दार्शनिक दृष्टिकोणों के साथ अंतःक्रिया करते हुए किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। अब यह जो दृष्टिकोण है ये विभिन्न प्रकार से समय समय में बदलते रहे हैं। जैसे 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक में भूगोल का जो विषय वस्तु है, जो दृष्टिकोण है, उसमें व्यापक परिवर्तन इस दशक में देखने को मिला और इसमें एक नई, इस समय भूगोल में एक नई जो परिकल्पना जुड़ी वह थी मानवतावाद। यानी यहाँ पर भौगोलिक अनुसंधानों में मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ, यानी मानव कल्याण से संबंधित जो दृष्टिकोण है वो इस काल में विकसित हुआ और जो भौगोलिक अनुसंधान था उसका ये केंद्र बनता गया। यानी अनेक विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया जो मानवतावादी थे, जिससे नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ। इस मानवतावादी दृष्टिकोण के बाद क्या हुआ, नई जो विचारधाराएं हैं उनका उद्भव हुआ। तो कौन कौन सी विचारधाराएं भूगोल में प्रचलित हैं और कौन कौन सी विचारधाराओं के तहत हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, कौन से दार्शनिक दृष्टिकोण है, अभिनव प्रवृत्तियां हैं जो भूगोल में विकसित हुई। सबसे पहले प्रत्यक्षवाद, यानी पहला जो दृष्टिकोण विकसित हुआ या जो विचारधारा उत्पन्न हुई वह थी प्रत्यक्षवाद, जिसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। प्रत्यक्षवाद यानी प्रत्यक्ष को ज्ञान के रूप में स्थापित करना, जो चीजें प्रत्यक्ष हैं उनको ज्ञान के रूप में स्थापित करना। तो यह विचारधारा विकसित हुई थी जो आदर्शवाद था। आदर्शवाद की विपरीत विचारधारा थी, यानी प्रत्यक्षवाद है वह आदर्शवाद की विपरीत विचारधारा है और इस विचारधारा का जनक ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है। अगस्त काम्टे को इसका जनक इस विचारधारा का माना जाता है। इनका जो काल था यानी समय था वो 1798 से लेकर 1857 था। 1798 से 1857। तो अगस्त काम्टे जो कि काम्टे थे फ्रांसीसी जो विद्वान थे अगस्त काम्टे, और उन्होंने आदर्शवाद के विरुद्ध प्रत्यक्षवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया, इसे विकसित किया। उन्होंने यह जो विचार है वह चार्ल्स फोरियर से लिया था। चार्ल्स फोरियर नाम के विद्वान थे, चार्ल्स फोरियर 1808। इनके विचारों से प्रभावित होकर के अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को बढ़ावा दिया, प्रत्यक्षवाद की स्थापना की। तो प्रत्यक्षवाद है उसको अनुभाविकतावाद, वस्तुनिष्ठवाद, प्रत्यक्षवाद को अनुभाविकतावाद, इसके अलावा वस्तुनिष्ठवाद भी इसको कहा जाता है। वस्तुनिष्ठवाद, सकारात्मकवाद, तो ये इसके अन्य नाम है। अनुभाविकतावाद है, वस्तुनिष्ठवाद है, सकारात्मकवाद है, और इसके अलावा इसको प्रत्यक्ष या वास्तविकतावाद भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यह वास्तविकताओं पर आधारित है।
वास्तविकतावाद, यानी इसके अन्य नाम हैं अनुभाविकतावाद, वस्तुनिष्ठतावाद, सकारात्मकवाद और वास्तविकतावाद। तो इस प्रकार यह जो विचारधारा है इसमें ज्ञान को तथ्यों तक, यानी ये ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें ज्ञान को तथ्यों से जोड़ा जाता है, यानी तथ्यों के आधार पर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका ये समर्थन करता है, जिनका अवलोकन किया जा सकता हो, यानी ऐसे तथ्य जिनका अवलोकन किया जा सकता हो। तथा उनमें क्या है, पारस्परिक अंतक्रिया हो, यानी यह ज्ञान को तथ्यों तक जिनका अवलोकन किया जा सकता है और जिनमें पारस्परिक संबंध है या पारस्परिक अंतक्रिया हो तक सीमित करता है। यानी ज्ञान को तथ्यों तक, जो तथ्य हमारे सामने उपलब्ध हैं उन तक ये ज्ञान को सीमित करता है। जो तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता हो, यानी जिन्हें हम देख सकते हो, उन तथ्यों में, यानी वास्तविकता में वो तथ्य होने चाहिए, यानी काल्पनिक जो ज्ञान है उसके ऊपर यह विश्वास नहीं करता है। क्योंकि प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि विज्ञान का सरोकार केवल अनुभाविक प्रश्नों से है। विज्ञान का जो सरोकार है वो केवल अनुभाविक प्रश्नों से है। यानी अनुभाविकतावाद, जैसा इसका नाम है वैसे ही विज्ञान का सरोकार केवल अनुभाविक प्रश्नों से है, यानी जिनको अनुभव किया जा सके, जिनको जाकर के, जिनको देखा जा सके, जो वास्तविक तथ्य हैं उनके ऊपर आधारित है। इसलिए विज्ञान का सरोकार इन्होंने केवल किससे माना है, अनुभाविक प्रश्नों से माना है, जिनको हम अनुभव कर सके, जिनको हम देख सके, जिनकी केवल कल्पना हो, ऐसे विषयों पर ये आधारित नहीं मानता है। क्योंकि वस्तुएं यथार्थ में किस प्रकार की हैं, और यथार्थ वह होता है जिसे समझा जा सकता है। यानी यह क्या कहता है, विज्ञान का सरोकार अनुभाविक प्रश्नों से है, और अनुभाविक क्या है, वस्तुएं क्या है, यथार्थ हैं। वस्तुएं क्या होती हैं, यथार्थ, यानी वास्तविक हैं, वस्तुएं यथार्थ हैं, वास्तविक हैं। और यथार्थ क्या है, जिसे समझा जा सकता है। यथार्थ वह है जिसे समझा जा सकता है। यानी विज्ञान का सरोकार केवल अनुभाविक प्रश्नों से है, और वस्तुएं जो होती है, जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनके रोज हम जिनको देखते हैं, वो कैसी वस्तुएं हैं, यथार्थ हैं। और यथार्थ क्या होता है, जिसे समझा जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यानी यथार्थ क्या है, जिसे हम समझ सकें। वास्तविक जो चीजें हमारे सामने हम उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ निकलता है कि जो वास्तविक वस्तुएं हैं, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, उसी को इसने ज्यादा महत्व दिया है। यानी काल्पनिक जो ज्ञान है या
जो आदर्शवाद है, यानी जिसको हमने आदर्श मान लिया, उसके बारे में जो हमने बातें पढ़ी उनको बिना किसी तर्क के हमने स्वीकार कर लिया, उसको यह स्वीकार नहीं करता है। यह क्या है, वास्तविकता को स्वीकार करता है, क्योंकि वस्तुएं वास्तविक हैं। और जो आगे प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, आगे प्रत्यक्षवाद यह कहता है कि जो विवेक और प्रमाणों से प्राप्त नहीं हो सके, जो वह ज्ञान नहीं है, यानी जिसको हम स्विवेक से और प्रमाणों से जिस चीज को हम नहीं सीख सकते वह ज्ञान नहीं है। यानी जिसका विवेक के आधार पर अच्छे बुरे का, उसके गुणों का, उसकी कमियों का, उसकी प्रकृति का हम पता ना लगा सके, दूसरा उसके बारे में अगर कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास किसी भी प्रकार का, तो उसको हम ज्ञान नहीं मान सकते। यानी जिसे अपने विवेक से और विभिन्न प्रमाणों से प्राप्त न हो वो ज्ञान नहीं होता, ऐसा मानना है प्रत्यक्षवाद का। तो इस प्रकार प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष वस्तुओं पर ही ज्यादा जोर देता है। वास्तविक दशाओं के अवलोकन से ही विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैसे हम किसी स्थान विशेष पर जाते हैं और वहां के जो विभिन्न स्थल रूप हैं उनके बारे में देखते हैं, तो हम उनको छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए आदर्शवाद क्या कहता है कि वास्तविक दशाओं के अवलोकन से ही विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जो चीजें वास्तविक दशाओं के अवलोकन से ही विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त होता है। यानी हम वास्तविक दशाओं को अगर देखेंगे, जैसे हम किसी प्रदेश की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, वहां की जलवायु की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, वहां की जलवायु गर्म है, ठंडी है, शुष्क है, आर्द्र है। एक तो हम किसी दूसरे से उसके बारे में सुने, दूसरा हम उन वास्तविक दशाओं में जाकर के अवलोकन करें। तो अगर हम उस दशाओं में जाकर के अवलोकन करते हैं तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विश्वसनीय होता है, क्योंकि हमने उसको अनुभव किया है। और प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष, जैसा कि सामने जो भी चीज हमारे सामने होगी वो क्या है, वास्तविक होगी, और वास्तविक होगी तो वो हमारे लिए क्या है, एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करेगी, एक प्रदान करेगी, एक विश्वसनीय ज्ञान हमें प्रदान करेगी। तो अगस्त काम्पटी ने इसका विकास किया और उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि लगभग 1830 में प्रकाशित हुई थी। 1830 से लेकर के 42 के मध्य ये प्रकाशित हुई थी। 1830 से 42 के बीच यह प्रकाशित हुई और इस रचना में इन्होंने प्रत्यक्षवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने इसमें क्या लिखा कि काल्पनिक के बदले तथ्यपूर्ण, काल्पनिक की जगह पर तथ्यपूर्ण, यानी ज्ञान काल्पनिक न होकर के कैसा होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अनुपयोगी के बदले उपयोगी, यानी वास्तविक ज्ञान क्या है, जो अनुपयोगी नहीं, क्या है, उपयोगी है। वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारे लिए उपयोगी है, और जो प्रत्यक्ष है वही हमारे लिए उपयोगी है, ऐसा इन्होंने कहा। और इसके अलावा अनिर्णित के बदले या अनिश्चित के बदले निश्चित,
की जगह क्या होना चाहिए, निश्चित, यानी ज्ञान वही है जो कि निश्चित है। इसके अलावा इन्होंने अस्पष्ट के बदले स्पष्ट, यानी जो चीज एकदम स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, वही क्या है, ज्ञान प्रदान करती है। ऐसा इन्होंने अपनी इस रचना में पॉजिटिव फिलॉसफी में लिखा था। तो यानी इन्होंने नकारात्मक तथ्य जो है उनके बदले सकारात्मक तथ्यों पर अधिक बल दिया। सकारात्मक तथ्यों पर अधिक बल। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्षवाद है वह सकारात्मक तथ्यों पर अधिक बल देता है, न कि नकारात्मक। तो ये प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं थी, यानी उनके जो विचार थे साधारणतः किस प्रकार वो प्रत्यक्षवाद को स्थापित करना चाहते थे। कांपटे का मानना था कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसी तरह सामाजिक विज्ञान को भी नियमों में बांधा जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान की नियमों में बांधा जा सकता है। तो कांपटे के विचार थे कि प्राकृतिक विज्ञान जिस प्रकार अनेक प्रकार के नियमों में बंधा हुआ है और इसका नियम के अनुसार अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जो सामाजिक विज्ञान है उसे भी नियमों में बांधा जा सकता है, यानी वही नियम इसके ऊपर भी लागू किए जा सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति इन्होंने नियमों में बांधने की बात कही और इसे अनुशासन में भी इसको बांधा जा सकता है। दर्शन का जो लक्ष्य होता है वह मानव जाति और मानव समाज का परिष्कार करना होता है। इन्होंने क्या माना कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मानव जाति और जो मानव समाज है उसका परिष्कार करना चाहिए, उसका नैतिक परिष्कार करना चाहिए। इसी कारण क्या है, अगस्त क्रांति ने समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों से ऊपर माना। सबसे ऊपर किसे माना? समाज शास्त्र को। यानी अगस्त क्रांति ने समाज शास्त्र को जितने भी अन्य विज्ञान हैं उन सभी से ऊपर माना था, क्योंकि इनका मानना था कि समाज का अगर विकास होगा तो सभी प्रकार के जो विज्ञान है उनका विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार के विज्ञान को जो प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्षवाद का मुख्य उद्देश्य अगर माने तो क्या होगा, विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभवों से जोड़ना। सीधा सा अर्थ है कि ज्ञान है वो प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, ना कि कल्पना शक्ति के ऊपर, ना कि किसी आदर्श के ऊपर। यानी हम प्रत्यक्ष अगर किसी चीज को अनुभव करते हैं तो वह सही है, वही ज्ञान है। अगर हम किसी चीज को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते हैं, यानी हमने किसी चीज को अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा नहीं जाना है, तो वह ज्ञान नहीं है। यानी प्रत्यक्ष जो चीज नहीं है उसको ज्ञान नहीं माना। और इस प्रकार इन्होंने आदर्शवाद का विरोध किया। आदर्शवाद का अर्थ यानी इन्होंने क्या है, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं जो पहले से स्थापित हैं उनको इन्होंने महत्व नहीं दिया। विशेषकर धार्मिक और सामाजिक जो परंपराएं, रूढ़िवादिता थी, उनका इन्होंने विरोध किया था। तो इसके बाद आगे के काल में 1920 के लगभग क्या है, एक वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ वियना में प्रत्यक्षवादियों का। 1920 वियना सम्मेलन था प्रत्यक्षवादियों का।
और इस सम्मेलन में जो प्रत्यक्षवादी जो विद्वान इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या है, कुछ मान्यताएं प्रत्यक्षवाद की स्वीकार की थी। यानी 1920 से 25 के काल में इन्होंने प्रत्यक्षवाद की कुछ मान्यताएं बताई कि कौन से ऐसे जो मूल सिद्धांत हैं जिनके ऊपर प्रत्यक्षवाद है वो कार्य करता है। तो पहली जो मान्यता है वो क्या थी? नंबर 1, ज्ञान मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। यानी इन्होंने ज्ञान को कैसा माना? मूल्य निरपेक्ष, यानी मूल्य आधारित होना चाहिए। जिस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई प्रत्यक्ष अर्थ नहीं है, वह ज्ञान नहीं हो सकता। इन्होंने ज्ञान को क्या माना? वस्तुनिष्ठ माना। इसी में इन्होंने क्या लिखा? ज्ञान है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ यानी वस्तु आधारित होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रत्यक्षवाद की मूल भावना जो समझी कि जो ज्ञान है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, तो यहां पर क्या है? ज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनको महत्व नहीं दिया गया है। यानी धार्मिक सामाजिक परंपराओं को प्रत्यक्षवाद है वह नहीं मानता, और जो मानवीय मूल्य पहले से स्थापित हैं उनको भी यह नहीं मानता है। तो पहले उनका सिद्धांत क्या था? ज्ञान मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें दूसरी मान्यता थी कि सिद्धांत और परिकल्पना में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। सिद्धांत एवं परिकल्पना में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। यानी हमने किसी चीज के बारे में कोई परिकल्पना की है, वह सिद्धांत से पूर्णतः अलग होनी चाहिए। सिद्धांत है वो वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जो वास्तव में परिकल्पना है वो पूर्ण स्थापित मान्यताओं, यानी पहले से जो मान्यताएं स्थापित हैं, परिकल्पना उसी पर आधारित होती है, पूर्व स्थापित मान्यताओं पर आधारित होती है परिकल्पना। परंतु प्रत्यक्ष जो तथ्य हैं उनके द्वारा इनका सत्यापन है वो शेष होना चाहिए। यानी परिकल्पना जो है उसका सत्यापन होना चाहिए प्रत्यक्ष तथ्यों द्वारा सत्यापन। यानी सिद्धांत एवं परिकल्पना में अंतर होना चाहिए स्पष्ट, और परिकल्पना है वह क्या है? प्रत्यक्ष तथ्यों के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए, क्योंकि परिकल्पना है वो पूर्व में जो धारणाएं निश्चित होती हैं उनके ऊपर आधारित होती है। इसलिए क्या है, कोई भी परिकल्पना किसी सिद्धांत से व्युत्पन्न न हो, विज्ञान की दृष्टि से व्यर्थ होती है। यानी कोई भी परिकल्पना अगर हम करते हैं, अगर वह सिद्धांत से उत्पन्न नहीं हो रही है, किसी सिद्धांत विशेष पर वह कार्य नहीं करती है, तो वह परिकल्पना क्या हो जाती है? व्यर्थ। सिद्धांत रहित परिकल्पना व्यर्थ है। यानी परिकल्पना किससे? सिद्धांत से निकली हुई जो परिकल्पना है वही सही है। यानी सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना होनी चाहिए। बिना सिद्धांत की अगर कोई परिकल्पना है तो वह क्या होती है? व्यर्थ। तो ये दो इसके हमने सिद्धांत पढ़े। इसके अलावा जो आगे के इसके सिद्धांत रह जाते हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।